हेलो एंड वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। हम बहुत समय से ये चर्चा सुन रहे हैं कि ये जो अगला आने वाला साल है वो वक्त होगा मिड कैप और स्मॉल कैप्स का। और उसके पीछे जो रीजन बताए जा रहे हैं वो ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया है बेंचमार्क्स को इस पूरे वर्ष में, यानी कि 2025 में। क्या जो फ्रॉथ की हम बात किया करते थे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में वो खत्म हो चुकी है? क्या ये सही समय है मिड कैप और स्मॉल कैप्स के कुछ थीम्स में इन्वेस्ट करने का? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर पराग ठक्कर, हेड फंड मैनेजर एट फोर्ट कैपिटल। पराग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। Thank you. Thanks a lot for inviting me on the show. And Merry Christmas to you and all your viewers. थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू सर, एंड मेरी क्रिसमस टू यू टू। Hmm. सर, ये बताइए, एक साल पहले हम फ्रॉथ की बात किया करते थे, उसके बाद हमने डीप करेक्शन अपने मार्केट्स में देखी, बेंचमार्क्स उभर गए, निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ इस साल में, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया। खास तौर पे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स जो करीबन 8 से 10% गिरावट के साथ इस ये साल जो है वो खत्म करेंगे। मिड कैप्स में लेटली थोड़ा बहुत रुझान देखने को मिला, सो मे बी विल क्लोज इन पॉजिटिव फॉर एज फार एज द मिड कैप्स आर कंसर्न, बट बेंचमार्क्स हैव ब्रॉडली आउट परफॉर्म द मार्केट। तो ये जो फ्रॉथ की बात थी, क्या ये फ्रॉथ अब है नहीं मिड कैप और स्मॉल कैप्स में? और आप भी बिलीव करते हैं कि 2026 जो है वो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के ही साल होगा? इससे मेरा ये मानना है कि अभी भी लार्ज कैप्स में जगह है। हम्म। और एफआईआई जब अपना जनवरी का एलोकेशन करेगी तब उनको हम्म। ये दिखेगा कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट और आरबीआई काफी प्रो ग्रोथ है। जी। गवर्नमेंट ने जीएसटी कट किया, आरबीआई ने 1.25% रेपो रेट कट कर दिया, लिक्विडिटी कल जैसे कल ही 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जी। का प्रोविजन किया, जी। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया। तो बेसिकली गवर्नमेंट और आरबीआई एब्सोल्युटली प्रो ग्रोथ है। रुपी हम्म। का लेवल इस लेवल पे है कि उनके लिए अच्छा एंट्री पॉइंट है। हम्म। दूसरा ये है कि उन्होंने एक साल में इंडिया में ना इन्वेस्ट करके कुछ खोया नहीं है, जी। राइट। तो इंडियन मार्केट ने कुछ करेक्ट। किया नहीं है, जबकि बाकी सारे मार्केट्स जो है कोरिया, ताइवान, जापान, चाइना, हम्म। इवन यूएस, उनकी खुद की मार्केट उन्होंने काफी अच्छा किया है। तो जी। बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो लॉन्ग टर्म एफआईआईज है वो हम्म। अपना एलोकेशन जनवरी के बाद काफी एलोकेट कर सकती है इंडिया को। ओके। तो उसमें जो रैली आएगी वो पहले तो लार्ज कैप में आएगी, हम्म। डेफिनेटली, राइट। सो हम्म। लेकिन एज यू राइटली सेड कि निफ्टी ने नया हाई ऑलरेडी बना दिया है, थोड़ा सा लार्ज कैप चल भी चुका है। हम्म। तो हमें एज अ पर्सन हमें ऐसा लगता है कि एज यू राइटली सेड कि ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफी है, क्योंकि इसमें जी। क्या हुआ है कि लास्ट एक साल में बिकॉज किसी के पोर्टफोलियो नहीं चले, करेक्ट। रिटेल और एचएनआई के, करेक्ट। ये एक फटीग सा आ गया है। और वो हम्म। कोई भी भाव में जो जैसे हमने लास्ट वीक में देखा था 3-4 दिन की बहुत हम्म। पैनिक सेलिंग थी। जी। वो रिटेल और एचएनआई की पैनिक सेलिंग थी, बिकॉज जब आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहा है, तो एक फटीग सा हो जाता है और आप बोलते हो जो है बेच दो, राइट। करेक्ट। तो वो जो एक मेंटालिटी आ गई थी, तब हम्म। से हमने एक्चुअली वो पॉइंट से हमने हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इकोनॉमी का आउटलुक अगले साल के लिए काफी अच्छा हो गया है, बिकॉज गवर्नमेंट हम्म। और आरबीआई अगर इसी तरह से हम्म। हर मौके पर अगर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, हम्म। आरबीआई ने जो कल किया इसकी लिक्विडिटी डेफिसिट जैसे ही उनको लगी कि भाई रुपी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी लिक्विडिटी स्क्वीज हो गई है सिस्टम से, हम्म। और एडवांस टैक्स का भी फ्लो मतलब आउटफ्लो होने वाला था, तो उन्होंने पहले से ही वो प्रोविजनिंग दे दी और 3 लाख करोड़ सिस्टम में डालने की बात कर दी। तो ये जो जी। प्रोएक्टिव स्टेप्स है, आई थिंक हम्म। दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग इंडिया 7%, 7.5% जीडीपी ग्रोथ कंट्री। ओके। अभी जो दूसरा नया प्रॉब्लम सामने ये है कि नॉमिनल जीडीपी कम है। बिकॉज जी। वो नॉमिनल जीडीपी इसलिए कम है कि इन्फ्लेशन कम है, और इन्फ्लेशन कम है। इन्फ्लेशन इसलिए कम है कि फूड में जो बेस इफेक्ट की वजह से या तो जो हो रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल हम्म। 62 है, तो अब बहुत हम्म। सारी कंपनियां क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स यूज करती है अपने रॉ मटेरियल के लिए, राइट। हम्म। तो वो इन्फ्लेशन नीचे आने की वजह से क्रेडिट ग्रोथ भी कम हो गया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, राइट। हम्म। तो लेकिन ये मेरे ख्याल से ट्रांजिटरी प्रॉब्लम है, इसको इतना हम्म। बढ़ चढ़ के नहीं प्रेजेंट करना चाहिए। क्रूड ऑयल हम्म। नीचे रहे तो अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए भी अच्छा है। जिस तरह से अभी रुपी के ऊपर प्रेशर है, क्रूड ऑयल नीचे रहे तो ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो करेक्ट। मेरे हिसाब से ये मेरा ये मानना है कि जो खास करके कुछ सेक्टर्स जैसे ऑटो कंपोनेंट्स है, जी। सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स है, हम्म। एफएमसीजी फॉर एग्जांपल बहुत पिट चुका है। इनफैक्ट हम्म। एफएमसीजी तो हमें लार्ज कैप स्टॉक्स भी काफी अच्छे लगते हैं,
जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था आईटी इज अ गुड कॉन्ट्रा बाय, अभी मैं बोल जी। रहा हूँ एफएमसीजी इज अ गुड कॉन्ट्रा बाय। ओके। कॉमर्शियल व्हीकल, जैसे आज अचानक से कॉमर्शियल व्हीकल स्टॉक नीचे है, तो हम्म। उसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, काफी सारे ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स जो ट्रक को सप्लाई करते हैं वो नीचे है। आई थिंक कॉमर्शियल व्हीकल साइकिल इज डूइंग वेल, मतलब अक्टूबर हम्म। नवंबर के आप नंबर्स देखिए अच्छे हैं। प्लस एक हम्म। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जो ऑटो ओईएम्स है उनके एक्सपोर्ट जी। बहुत बढ़ गए। आप देखिए मारुति के नंबर्स जी। देखिए, टाटा जी। मोटर्स के नंबर देखिए, आपको हर महीने दर महीने एक्सपोर्ट में काफी बढ़ावा मिल रहा है, बिकॉज रुपी हैज हेल्प्ड। हम्म। हम्म। रुपी ने जो डेप्रिशिएट किया है तो उनका एक्सपोर्ट जी। कॉम्पिटिटिव हो गया है दूसरी कंट्री के लिए। तो जी। मेरे ख्याल से ये सब चीजें है, तो सिलेक्टिवली आई वुड से दैट मार्केट में अपॉर्चुनिटीज काफी है। हम्म। और मेरे ख्याल से अगला साल मार्केट के लिए अच्छा जाना चाहिए। लेट्स होप कि ट्रेड डील हो जाए। आई थिंक हम्म। बिकॉज ट्रेड डील को लेके सेंटिमेंटली बहुत बड़ी इम्पैक्ट है हम्म। इकोनॉमी पे। कुछ कुछ जगह पे जो टैरिफ इम्पैक्टेड सेक्टर्स है उस पर तो इम्पैक्ट है ही, टेक्सटाइल हो, जी। ज्वेलरी हो, जी। ऑटो जी। कंपोनेंट हो टू सम एक्सटेंट। हम्म। लेकिन ज्यादा इफेक्ट सेंटिमेंटली है। तो अगर हम्म। अगर टैरिफ सेटल हो जाए, अगर एफआईआई इसको ये लगे कि हाँ इंडिया का रिलेशन यूएस से अभी अच्छा है, देन दे हम्म। विल डेफिनेटली कम इन अ बिग वे। हम्म। हम्म। पर अक्सर वैल्यूएशंस कितना कंफर्ट देती हैं आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में? देखिए देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशंस में इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सिलेक्टिव है। मिड कैप और हम्म। स्मॉल कैप तो काफी है मार्केट में, राइट? तो जी। जी। ऐसा तो बोलना कि हर स्टॉक वैल्यूएशन वाइज अच्छा है, हम्म। वो राइट नहीं होगा। वो हम्म। सिलेक्टिव, यू हैव टू गो एंड सिलेक्ट एंड सी के जहाँ पे अर्निंग ट्रेजेक्टरी अगर चेंज हो रही है, हम्म। जैसे कि सीमेंट में मुझे लग रहा है कि अर्निंग ट्रेजेक्टरी चेंज होगी, और ओके। कॉमर्शियल व्हीकल में ऐसा लग रहा है कि होगी, एफएमसीजी में Q4 से मुझे लगता है कि ट्रेजेक्टरी चेंज होगी। तो हम्म। वहां पे काम करके एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर और एज ए फंड मैनेजर यू हैव टू सिलेक्ट कंपनी। इट इज नॉट दैट कि हम्म। ब्लैंकेट बाय है। हम्म। जब मार्केट वॉलेटाइल होते हैं और अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत सारी है, जैसे आप रशिया यूक्रेन का युद्ध देखिए, वो भी अभी चल ही रहा है। हमास और इसराइल का देखिए, वो भी चल ही रहा है। और टैरिफ के टेंट्रम्स भी अभी चल ही रहे हैं। और अब इस अनसर्टेनिटी के बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप में जब भी मार्केट वॉलेटाइल होते हैं, तो जब सबसे ज्यादा पिटाई जो होती है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की होती है। तो करेक्ट। ऐसे में इज इट सेफ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू मिड कैप्स एंड स्टॉक एंड स्मॉल कैप्स डायरेक्टली? इसलिए बोलता हूँ कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स पे या प्रोफेशनल एडवाइजर्स से ही एडवाइस करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप्स में। एज यू राइटली सेड, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और लास्ट एक साल सबके लिए बहुत अच्छा भी नहीं गया है मिड कैप्स और स्मॉल जी। कैप्स। तो मेरे हिसाब से यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर ओनली। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनरली जब गवर्नमेंट और आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतने इतने सजाग हो, इतने फोकस्ड हो, तब डेफिनेटली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सिलेक्टेड विच आर अलाइंड टू गवर्नमेंट थॉट प्रोसेस, वो अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे शुड डू वेल। कुछ ऐसे स्टॉक्स को देख लेते हैं पिछले एक स्टॉक साल में, जहां जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया मिड कैप स्पेस में। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूं, एल&टी फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल। तो ये जो एनबीएफसीज है, इनके तो अच्छे प्रदर्शन रहा ही, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की से करेक्ट। उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आ गए। उसके बाद जो कटौती इनकम टैक्स स्लैब में हुई है, जीएसटी स्लैब में हुई है, उससे कंजम्पशन इंक्रीज हुआ और इनका एब्सोल्युटली। लोन बुक भी स्ट्रांग हो गई। तो ये जो अब रैली हम इनमें देख चुके हैं, जैसे कि एल&टी फाइनेंस में 119%, मुथूट फाइनेंस में करीब करीब 88%, आदित्य बिरला कैपिटल में 86%, क्या ये परफॉर्मेंस रिपीट भी हो सकती है अगले साल? नहीं, अभी इतनी जोर से तो नहीं बढ़ सकते इतना बढ़ने के बाद। सो वी हैव हम्म। टू सी, थीम अच्छा है, एनबीएफसी इज अ थीम। जो भी लेंडर अच्छी लैंडिंग करता है, हम्म। कि भाई क्रेडिट कॉस्ट फिर आगे जाके बढ़े नहीं, प्रोविजनिंग बढ़े नहीं, एनपीएस हम्म। बढ़े नहीं, उस तरह हम्म। से प्रूडेंटली जो लैंड करता है हम्म। उसको, जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में आज की तारीख में मैं आपको बोलूँ, टाटा कैपिटल है, अच्छा। पिरामल फाइनेंस हमने बड़ा ट्रेड किया था, मैंने हम्म। शेयर भी किया था पब्लिकली। जी। तो बजाज फिनसर्व है, हम्म। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है। तो हम्म। हमारे पोर्टफोलियो में हमने वो स्टॉक्स लिए हैं जो इतना परफॉर्म नहीं कर चुके हैं। हमारे पास भी ओके। एबी कैपिटल था, एल&टी फाइनेंस भी एक टाइम में था, लेकिन वो हम्म। हमने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। लेकिन हम ये सेक्टर अच्छा करेगा, बिकॉज एज यू वेरी हम्म। राइटली सेड, कॉस्ट ऑफ हम्म। फंड नीचे आ रही है, क्रेडिट हम्म। कॉस्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कुछ हम्म। कुछ जगह पे जहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड लोन, वो जी। प्रॉब्लम भी अभी धीरे धीरे कम हो रहा है।
क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम कम हो रहा है, पर्सनल लोन में प्रॉब्लम कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सेगमेंट तो ये अच्छा करेगा। अब उसमें क्या स्टॉक्स आपको लेने हैं, आपको डिसाइड करने हैं। मेरे हिसाब से, मेरा जो नेचर है उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि हम ऐसे स्टॉक्स लेते हैं जहाँ पे लैंडिंग प्रूडेंट हो। जैसे ओके। टाटा कैपिटल में आई कैन श्योरली से कि लैंडिंग प्रूडेंट रहेगी। बजाज फिनसर्व में आई कैन से कि लैंडिंग लैंडिंग प्रूडेंट रहेगी, राइट। तो लैंडिंग प्रूडेंट हो और स्टॉक काफी चले नहीं। पीएसयू बैंकिंग स्पेस, और खासतौर पे हम दिग्गज को छोड़ दे, एसबीआई को छोड़ दे, लेकिन मिड कैप स्पेस में मेजोरिटी ऑफ द पीएसयू बैंक्स आर इन द मिड कैप स्पेस, जहां पे कुछ बैंक्स का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, कुछ बैंक्स अभी भी काफी नीचे अपने प्राइस टू बुक से ट्रेड करते हुए। सो पीएसयू बैंकिंग स्पेस आपको कैसा लगता है विद फोकस ऑन द मिड कैप? ये बढ़िया ही है। एसबीआई एज यू राइटली सेड इज अ दिग्गज है। वो ही खुद इतना अच्छा कर रहा है। एसबीआई जी। और बैंक ऑफ बड़ौदा ही इतना अच्छा कर रहा है कि, और बाद में पीएनबी और कैनरा, कि आपको उसके नीचे जाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक दूसरा छोटा बैंक है जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा देता है। तो हमारा ये मानना है कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप रहो इन्वेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएनबी और कैनरा में जैसे हमने भी काफी बड़ी पोजीशन ली थी, फिर हमने प्रॉफिट बुक किए। लेकिन मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक ओवरऑल एज अ स्पेस शुड डू वेल। गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है। प्लस क्रेडिट कॉस्ट पूरी सिस्टम में ही क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में है, तो एनपीएस कंट्रोल में है। ग्रोथ 12 से 15% करते रहेंगे ये लोग। मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आएगा, जो मुझे मुझे लगता है Q4 तक प्रेशर रहेगा, बिकॉज रेट कट पे रेट कट हुए जा रहे हैं। 1.25% रेट कट हो गया, तो उनको तो अपनी जो फ्लोटिंग बुक है, जैसे कि मॉर्गेज है या जी। कॉर्पोरेट लेंडिंग है, उसमें तुरंत जी। रेट काटने पड़ते हैं। तो वो जी। Q4 तक मार्जिन थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, लेकिन वो मार्केट को पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई शॉकिंग है। तो मेरे हिसाब से ये लेकिन ये भाव से, ये प्राइस जो अभी हो चुका है उधर से, मेरे ख्याल से 12-15% कंपाउंडिंग हो सकता है। ओके। ओके। जो एक सेक्टर जिसने परफॉर्म नहीं किया मिड कैप स्पेस में, वो है केमिकल्स स्पेस, स्पेशलिटी केमिकल्स। वो जब चाइना प्लस वन की बात चल रही थी तो काफी अच्छे मोमेंटम में थे, लेकिन जब वो फिजल आउट हो गया, इस सेगमेंट में परफॉर्म ही नहीं किया। सो दिस स्पेस कैसी लगती है आपको? अभी भी लगता है कि थोड़ा बहुत हमारा तो सतर्क कोई और इन्वेस्टमेंट कॉशियस? है नहीं। हमारा तो ओके। बहुत साल से कोई इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं। ओके। बिकॉज मेरा ये मानना है कि इसमें ये समझ पाना कि कौन सा केमिकल रियल स्पेशलिटी केमिकल है जिसमें चाइना से कंपटीशन नहीं है, वो डिटरमाइन करना एटलीस्ट हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है। तो हमने तो ये स्पेस पे ज्यादा कभी ध्यान नहीं है। अवर बेसिकली अवर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इज इन बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी, ऑटो, ऑटो कंपोनेंट्स, ओके। एफएमसीजी, आईटी, फार्मा काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम लोग ये केमिकल के लिए क्या है कि यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, कि हर केमिकल की आपको करेक्ट। समझ होनी चाहिए। क्योंकि अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। चाइना के पास हर चीज में ओवर कैपेसिटी है, मोस्ट ऑफ द चीज में। तो जी। चाइना आपको डंपिंग करता रहेगा तो क्या पता कब पैसा बनेगा, मुझे नहीं पता। ऑटो तो एंसिलरी स्पेस में सबसे पसंदीदा शेयर आपका कौन सा है? आपकी पोर्टफोलियो पे क्या हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है वो है एनआरबी बेरिंग है, है? मिंडा कॉर्प है। ओके। तो बेसिकली, लेकिन हम ये स्पेस में काफी काम कर रहे हैं। हमको ये लगता है कि ये स्पेस जो है वो डेफिनेटली, और कुछ कुछ स्टॉक्स से रियली बढ़िया रिटर्न दिए भी है ये उसमें। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी जो कॉमर्शियल व्हीकल सप्लायर्स है, मैं ज्यादा जी। नाम नहीं लेना चाहूंगा कंप्लायंस रीजन से, लेकिन जो कॉमर्शियल व्हीकल सप्लायर्स है, उनके लिए आई थिंक साइकिल जस्ट शुरू हुई है। अक्टूबर नवंबर के फिगर अच्छे थे। दिसंबर अभी तक का जो वाहन का डेटा आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। जीएसटी कट से ट्रक अफोर्डेबल हो गया है। जी। जीएसटी ट्रक से जो ट्रांसपोर्टर का जो वायबिलिटी है, आईआरआर रिटर्न है, वो बढ़ गया है, बिकॉज ट्रक का ही कॉस्ट कम हो गया है। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है, तो डेफिनेटली उनका फ्रेट रेट भी वो रख पाएंगे बराबर। तो मेरे हिसाब से जो कॉमर्शियल व्हीकल की पूरी इकोसिस्टम है, ट्रैक्टर की जो पूरी इकोसिस्टम है, जैसे हमारे पोर्टफोलियो में करारो इंडिया करके एक स्टॉक है जो ट्रैक्टर को और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को सप्लाई करता है। तो आई थिंक ऑटो ओके। कंपोनेंट्स इज अ गुड स्पेस टू बी इन। एज यू राइटली सेड, पीएसयू बैंक्स इज अ गुड स्पेस टू बी इन। एंड फार्मा, क्योंकि फार्मा में चुनिंदा शेयरों में हमने एक अच्छा रुझान देखा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द फार्मा स्पेस पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ही रहा है। सो फार्मा एज अ स्पेस मिड कैप। मिड कैप फर्म में देखिए, हमारे पास ग्रेन्यूल्स और गुजरात केमिस्ट जैसे शेयर्स हैं।
और मैं ये कहना चाहूंगा कि फार्मा अगेन इज लाइक समथिंग लाइक केमिकल्स वेयर यू हैव टू हैव स्पेशल अंडरस्टैंडिंग. इट कैन नॉट बी अ ब्रॉड कॉल कि मुझे फार्मा लेना है, राइट? जी. बिकॉज वो तो हर कंपनी का प्रोडक्ट अलग है, हर कंपनी की. बट जनरली मैं ये बोलता हूँ कि फार्मा में जो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, फिर भी हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, और हम शायद एट अ पर्टिकुलर प्राइस वी कैन बी अ बायर. जैसे दीवीज लैब है, इप्का लेबोरेटरी है, ये सब शेयर्स काफी अच्छे हैं, और डेफिनेटली वी वुड लव टू हैव देम इन द पोर्टफोलियो एट अ पर्टिकुलर प्राइस. तो फार्मा में आप सजेस्ट करेंगे नॉट टू गेट डायरेक्टली इनटू द स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक्स पहचानना थोड़ा मुश्किल है, रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल है. इट्स बेटर टू गो थ्रू डेफिनेटली. फार्मा बीज और म्यूचुअल फंड्स, थीमेटिक या म्यूचुअल या फंड ऑन या फार्मा. दैट इज अ करेक्ट वे इन फार्मा. करेक्ट. करेक्ट. अनलेस कोई के ऐसा यू हैव एक्सपर्टीज. जैसे केमिकल बहुत कम लोगों को वो एक्सपर्टीज होती है, फार्मा काफी लोग समझ पाते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि टोरेंट फार्मा है. टोरेंट फार्मा की मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर. तो उसमें यू कैन अंडरस्टैंड इट इज एफएमसीजी काइंड ऑफ बिजनेस. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, 12 से 15% ग्रोथ आती रहेगी. यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ कॉल एटलीस्ट इन फार्मा इन सम कंपनीज. बट इन केमिकल्स इट इज वेरी डिफिकल्ट. न्यू एज कंपनीज पे आपका क्या व्यू है? मोस्ट ऑफ द मिड कैप न्यू एज कंपनीज हैव बीन डूइंग वेरी वेल. न्यू एज कंपनीज में से कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपने एक्यूमुलेट किए हैं या आपको अच्छे लगते हो आने वाले समय के लिए? नहीं, मेरा ये मानना है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो यूएस बिजनेसेस आए अभी अभी लिस्ट होने, उसमें जो जो बिजनेस, एटलीस्ट जो बिजनेस या वो मुझे अच्छा लगा, वो था एक लेंसकार्ट था और एक मीशो था. लेकिन मीशो ओके. फिर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वी कुड नॉट बाय. लेकिन वो दोनों स्टॉक्स एटलीस्ट ऐसे लग रहे थे कि जैसे लेंसकार्ट जब आया तब आईपीओ मार्केट कैप 70,000 करोड़ था, और जी. उनका कैश प्रॉफिट मेरे हिसाब से अगले साल 1800-1900 करोड़ तो आराम से हो जाएगा. तो एटलीस्ट अच्छा. कुछ कुछ कैश प्रॉफिट है, कुछ ऐसा बिजनेस है जो ह्यूमन की मतलब ये एजिंग पॉपुलेशन में हर हर आदमी को आईज रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, तो ये चलता एक एन्युइटी काइंड ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी ने उसको अफोर्डेबल बना दिया है कस्टमर के लिए, और कस्टमर को अच्छी सर्विस मिल रही है. तो एक एक बिजनेस है जो रियली सिस्टम को वैल्यू ऐड कर रहा है. तो दैट वी लाइक. बट वी हैव नॉट बॉट, यस, बिकॉज वी हैव अवर सर्टेन फिक्स क्राइटेरियाज कि हम इतने पी के ऊपर या इतने उसके ऊपर हम नहीं लेते हैं स्टॉक्स. तो और हमें हमारा जो प्लेग्राउंड है उसमें काफी स्टॉक्स मिल जा रहे हैं. इनफैक्ट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ कैश. तो ओके. बिकॉज तो बेसिकली ठीक है. तो समटाइम्स यू कैन मिस दोस अपॉर्चुनिटीज. सो आपने पीई की बात की कि आपका अपना क्राइटेरिया है. सो व्हाट इज द criteria that a retail investor should follow if they're getting into markets directly? नहीं, ऐसा मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा. बेसिकली क्या है कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, कि अगर आज प्रॉफिट नहीं कर रहा है, ठीक है, आज प्रॉफिट नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, लेकिन तब जाके प्रॉफिट बनेगा, राइट? और वो प्रॉफिट फिर किस तरह से ग्रो करेगा. जैसे मैं आपको बहुत साल पहले की बात करूं, आई थिंक 3 या 4 साल पहले की ट्रेंड था, राइट? ट्रेंड टाटा ग्रुप की कंपनी थी, 50,000 करोड़ का मार्केट गैप था. तब हमने ये व्यू लिया था कि ये बन सकता है बड़ा, बिकॉज जूडियो के काफी स्टोर्स खुल रहे थे. हम खुद देख रहे थे कि जूडियो में बहुत लाइन लगी हुई रहती थी. तो ऐसा कौन ले सकते हैं कि ये बड़ा बन सकता है. आज भले वो ज्यादा स्टोर्स खोल रहे थे, उसमें पैसा डाल रहे हैं. फर्स्ट ऑल जी. टाटा ग्रुप है, तो आपको गवर्नेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट बैलेंस शीट में था नहीं, और जूडियो अच्छा कर रहा था जो दिख रहा था ऑन ग्राउंड. तो ये कौन ले सकते हैं कि हाँ, आज जो डीमार्ट, उस टाइम पे जो डीमार्ट या टाइटन का मार्केट कैप था 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, तो ट्रेंड भी ऐसा हो सकता था. तो वो वैसे कौन. सो इट इज डायनेमिक एक्चुअली. इट इज नॉट एकदम टेक्स्ट बुक रूल से चलने से काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है. बट अगर ग्रुप अच्छा है, विच वी नोन फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, ग्रुप अच्छा है, अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी है, बैलेंस शीट में डेट है नहीं, डेट की जरूरत भी नहीं है ग्रो करने के लिए, और अगर दिख रहा है कि ये चीज ट्रैक्शन दिखा रही है, तो फिर डेफिनेटली वन शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट सम अमाउंट. अब आईटी पे क्या करना है सर? बिकॉज आपकी कॉन्ट्राबेट तो बिल्कुल सही निकली, मोमेंटम तो आ चुका है, और अब थोड़ा बहुत चैलेंजेस फिर से बढ़ रहे हैं H1B वीजा को लेके. तो आईटी स्पेस में
क्या करना है, और ऐसा ही कोई कॉन्ट्राबेट जो आपने आप इस पे विचार कर रहे हो, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेड डील होगी तो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होगा, तो ऐसे कोई थीम्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? तो बेसिकली जो आईटी में हमारा व्यू ये है कि कुछ कंपनियां जिसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है वो अच्छा करती हम्म। रहेगी। हम्म। अदरवाइज एक मूव जो हमें लगता था कि 4%, 4.5% डिविडेंड यील्ड पे इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, चारों स्टॉक्स जो 4-4.5% डिविडेंड यील्ड पे मिल रहे थे, उसके बाद वो हम्म। स्टॉक्स तो 10 से 15% बढ़ चुके हैं। हम्म। तो अभी व्हाट वी आर थिंकिंग इज दैट एफएमसीजी and commercial vehicle and ओके। cement. These are the three contra bets which we are right now building in our portfolio. और एलोकेशन कैसे होनी चाहिए? हाउ मच, कोई अपना नया पोर्टफोलियो बनाओ, हाउ मच इन लार्ज कैप, हाउ मच इन मिड कैप, हाउ मच इन स्मॉल कैप? मेरे हिसाब से एक एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो अपना खुद का एक बिजनेस कर रहा हो या एक जॉब कर रहा हो, उसके पोर्टफोलियो में 60% तो लार्ज कैप रहने ही चाहिए मेरे हिसाब ओके। से। 60 से 65% तो लार्ज कैप होनी चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर के जरिए हो, चाहे वो डायरेक्ट। Remaining 35%, we can take chance in mid caps and small caps, because mid caps and small caps, so you need bottom up understanding. जो मेरे हिसाब से एंड मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए यू शुड गो टू प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स मेनली, बिकॉज दूसरा भी पर्सपेक्टिव है जो हमें हमारे कस्टमर से काफी सुनने को मिलता है कि बाय एंड होल्ड हैज नॉट वर्कड इन लास्ट 1 ईयर। तो यू हैव टू बी डायनेमिक, जैसे कि हमारा जो फंड है उसका नाम ही डायनेमिक है। ओके। तो हम लोग ने, और इसीलिए हमारे कस्टमर्स हमें वापस अप्रोच करके पैसा दे रहे बाय गॉड्स विश, बिकॉज उनको लगता है कि ये जो डायनेमिज्म है कि भाई एक स्टॉक लिया, लार्ज कैप था, 12-15% बढ़ गया, बेच दिया, फिर दूसरा कुछ ढूंढा जिसमें और 12-15% बना, ऐसे ऐसे करके पैसा बन रहा है इन स्पाइट ऑफ मार्केट नॉट गोइंग एनीवेयर। जब आप एक ही स्टॉक लेके उसके ऊपर आप बैठ गए और वो स्टॉक नहीं चला, तो फिर आपका कोई रिटर्न नहीं बनेगा। तो यू हैव टू बी डायनामिक इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। तो बेसिकली, और जब ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, एज यू राइटली सेड, टेरिफ रिलेटेड थिंग हो या वॉर रिलेटेड थिंग हो, इतने एवरी डे बदल रहे हो, तो यू हैव टू बी डायनेमिक, एंड दैट इज व्हाई यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। वेरी राइटली सेड सर। अभी आपकी एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में है? नहीं, वी आर नॉट अलाउड टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर इन आवर ओके। प्लेस, बट ओके। एज सच इन माय व्यू, गोल्ड सिल्वर में मेरा ये व्यू है कि जब डॉलर इंडेक्स गिरता है बिकॉज यूएस में रेट कट हो रही है, तो और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, तब गोल्ड और सिल्वर बढ़ते हैं, जो अभी हो रहा है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ दैट इज इनटू द प्राइस। कल का यूएस का जीडीपी डेटा काफी अच्छा है, बिल्कुल। तो चांसेस ऑफ रेट कट आई थिंक विल रिड्यूस इफ इकोनॉमी डज सो वेल। ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखना पड़ेगा क्योंकि वो भी बढ़ रहा है, वो बिकॉज जी। प्रोडक्टिविटी आ रही है, हर हर कोई एआई की तरफ जा रहा है, तो जॉब्स, जी। अनफॉर्चुनेटली जॉब्स नहीं है। तो करेक्ट। इकोनॉमी भले ग्रो कर रही है लेकिन जॉब्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम तो सब जगह रहने वाली है फॉर सम टाइम। तो बेसिकली इसके चलते देखते हैं फेड क्या डिसीजन लेता है, बट इन माय व्यू मोस्ट ऑफ द ऑप्टिमिज्म इज बिल्ट अप इन द गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहां से मैं खरीदूंगा तो नहीं। So what is your view on Nifty for 2026 December? Where do you see the level? सी बेसिकली निफ्टी के लिए देखिए, निफ्टी के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, रिलायंस है, आईटी है, एफएमसीजी और लीवर आईटीसी वगैरह, एलएनटी जैसा है, भारती है, तो फाइनेंशियल्स है, राइट। सो इन माय व्यू, इफ आई जस्ट से इंट्यूटिवली 12 से 15% रिटर्न बनना चाहिए। ओके। पराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक थैंक यू यू, सो मच माय फॉर योर प्लेजर। टाइम। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। Same to you, and your viewers. Thank you. Thank you so much.